जिले के मोहम्मदापुर खाला थाना क्षेत्र में ककरहा घाट स्थित सुमली नदी में मंगलवार को नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों को बचा लिया गया। उनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। जिलाधिकारी ने आपदा निधि से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। वहीं बाराबंकी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया है कि एक नाव से सालपुर गांव के लगभग 20 से 25 लोग नदी पार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने से अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। कुमार ने बताया कि नाव में सवार 13 लोग तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 7 लोग पानी में डूबने लगे। उन्होंने बताया कि 7 लोगों को पुलिस गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से बेहोशी की हालत में नदी से बाहर निकाल कर लेकर आई और ग्रामीणों ने बताया कि गांव के नदी के उस पार ग्राम बैराना में दंगल का आयोजन किया गया था, जिसे लोग देखने गए थे और वापस लौट रहे थे। तभी ये नाव पलट गई और हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर संवेदनाएं प्रकट की हैं और प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने आपदा निधि से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की भी घोषणा की है। तो आपको बताना चाहेंगे कि बाराबंकी से यह खबर सामने आ रही है, जहां नाव पलटने के बाद अधिकतर लोग तैरकर या किसी तरह से बाहर आए और इस दौरान करीब 6 लोग नदी में भी डूब गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है और बचाव कार्य में वो जुट गए। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी से 3 शवों को भी निकाला है, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना के बाद शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं और 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद रिजवान बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रिजवान, जिस तरह से नाव पलट गई है, 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये मामला मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र का है, जहां पर करीब बताया जाता है कि 35 लोग नाव पर सवार थे, जिनमें से नाव का जो संतुलन था वो बिगड़ गया, जिसमें 3 जो अभी तक सूचना आई है, 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है और जो प्रशासन है वो रेस्क्यू चला रहा है और लगातार जो मदद है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल रिजवान, और लगभग कितने लोगों को बचा लिया गया है, कितने लोगों को अभी भी रेस्क्यू किया जाना है, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका? रिजवान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो जैसा कि रिजवान से बातचीत करके रिजवान से जानकारी लेते हुए पता चला कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना के बाद शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। वहीं बाराबंकी नाव हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और आपको बताना चाहेंगे कि लगभग इस नाव में 25 लोग सवार थे, जो कि गांव के उस पार दंगल देखने गए थे और जब वो लौट रहे थे तभी ये उस वक्त हादसा हो गया और हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 25 लोग इस नाव में सवार थे, 13 लोगों को किसी तरह से निकाला गया और अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे में रेस्क्यू करने वालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है कि कब तक कुछ और लोगों के निकाले जाने की खबर मिल पाती है। और एक बार फिर से रिजवान से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और बताना चाहेंगे कि हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर प्रयागराज में बढ़ रहे डेंगू के मामले पर प्रयागराज में लगातार सख्ती बरती जा रही है, तमाम नियम बनाए जा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। तो कानपुर प्रयागराज में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं, जहां प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। एलाइजा टेस्ट में डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं और अब तक जिले में डेंगू के 1123 मामले सामने आए हैं। अब तक डेंगू संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और 6 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। सीएमओ डॉक्टर नानक सरन ने इस बात की जानकारी दी। तो यूपी में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी में अगर लखनऊ और प्रयागराज की भी बात की जाए तो लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी
डेंगू के जो मामले हैं वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको कानपुर और प्रयागराज से बताई हमने, जहां प्रयागराज में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एलाइजा टेस्ट में डेंगू के 16 और नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में डेंगू के 1123 मामले सामने आए थे और ये जो आंकड़े हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए और अब तक डेंगू संक्रमितों की में से 6 मरीजों की मौत भी हो गई है और सीएमओ डॉक्टर नानक सरन ने इस बात की जानकारी दी। तो बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं, जहां यूपी में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। कानपुर प्रयागराज से बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते हुए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। तो इरफान, लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो डेंगू के मामले हैं और मरीज हैं उनके आंकड़ों में कमी होती हुई नहीं देखी जा रही। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट है और खुद जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री और सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जान रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों का जो स्वास्थ्य है उनका हालचाल जानने के लिए वो लगातार दिन रात वो उनके पास मरीज के पास जा रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री सरकारी अस्पतालों के साथ साथ नाजरत हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किए हैं। जिलाधिकारी ने वहाँ डेंगू के जो वार्डों में जो मरीज भर्ती हैं उनके पास जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। साथ ही साथ बता दें कि उन्होंने भर्ती मरीजों को हौसला भी बढ़ाया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनको चिकित्सकों को भर्ती मरीजों को ठीक ढंग से उपचार करने और उनकी उचित देखभाल किए जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने भर्ती मरीजों को जांच प्रतिदिन कराए जाने की जो है बात कही है। उनके प्लेटलेट के बारे में भी विशेष ध्यान दिए जाने के लिए कहा है। डेंगू वार्ड में पहुंचकर जिलाधिकारी ने मरीजों को भी देखा है तथा संबंधित मरीजों को मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जिलाधिकारी ने हॉस्पिटल की क्षमता की जानकारी लेते हुए पूछा कि कुल कितने मरीजों को देखा जाता है। उन्होंने वहां पर भर्ती मरीजों को प्लेटलेट की जानकारी ली है, कितने ऐसे मरीज हैं जिनके प्लेटलेट 20,000 से कम हैं तथा उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने MICU गंभीर मरीज जो भर्ती है वार्ड में उनके पास पहुंचकर भर्ती मरीजों की जानकारी ली है तथा वहां पर प्रबंधक नाजरत से प्लेटलेट की आवश्यकता की जानकारी लेते हुए कहा कि पहले की अपेक्षा जो डेंगू की देखी जा रही थी वो लगातार वो बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से पूरी तरीके से प्रयागराज जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जी बिल्कुल इरफान, अगर डेंगू के जो मामले हैं वो इसी तरह अगर बढ़ते जाते हैं तो उसके लिए प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रयागराज में एक तरफ डेंगू के मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो टीम है वो साफ लगातार कह रहे हैं कि हमारे द्वारा लोगों की ट्रीट किए जा रहे हैं, लेकिन उधर अस्पतालों से लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वाधीन दवा छिड़काव होने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि मौतों का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेंगू से अब तक कुल 1,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं कि आखिर क्या वजह है जो लगातार मरीज की जो डेंगू की जो संख्या है जो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है कि आखिर क्या वजह है जो इस पर अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। जी ठीक है इरफान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि इरफान ने भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया कि कानपुर प्रयागराज में लगातार डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। वहीं इस पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी और यूपी सरकार से लगातार वो इस चीज पर स्पष्टीकरण देने के लिए कह रहे हैं। और अब तक जिले में डेंगू के 1123 मामले सामने आ चुके हैं। ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए। तो बड़ी खबर आपको बताई कानपुर और प्रयागराज से, जहां डेंगू के जो आंकड़े हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और 6 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि भी हो चुकी है। ताजनगरी आगरा के सबसे बड़े मीट कारोबारी HMA ग्रुप के ठिकानों पर
बड़े आयकर विभाग का छापा है और छापा करीब 90 घंटे के बाद समाप्त हो गया। आपको बताना चाहेंगे कि इस रेड में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं और इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने एचएमए ग्रुप की 100 करोड़ की अघोषित आय भी सरेंडर कर दी है। बताना चाहेंगे कि एचएमए ग्रुप के द्वारा मीट का बड़ा कारोबार देश और विदेश में किया जाता है और शनिवार की सुबह करीब 9 बजे इनकम टैक्स की टीम ने आगरा सहित अन्य शहरों में ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा था। आगरा में एचएमए के करीब 18 ठिकाने हैं और ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी छापे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। वहीं आगरा में एचएमए ग्रुप के कार्यालय, कुबेरपुर स्थित स्लाइटर हाउस, विभव नगर स्थित पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के आवास, संजय प्लेस स्थित कार्यालय सहित 12 जगहों पर टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मंगलवार की रात को ये रेड समाप्त हुई और इसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी तमाम दस्तावेजों के साथ रवाना हो गए। ग्यारह ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है और आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 90 घंटे तक ये रेड चली और 90 घंटे की चली रेड में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। ग्रुप ने 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति को भी लाने की बात कही है और ग्रुप से बड़ी मात्रा में नकदी को भी जब्त किया गया है। तो आगरा में एचएमए ग्रुप पर आईटी की रेड देखी गई है। 90 घंटे तक ये आईटी की रेड चली और इसमें चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए। खबर पर अधिक जानकारी के लिए राशिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राशिद, एचएमए ग्रुप के 11 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, शनिवार को सुबह लगभग 8 बजे ये रेड शुरू हुई थी और इतवार और सोमवार और मंगलवार लगातार 4 दिन ये रेड चली है और 4 दिन चलने के बाद मंगलवार को शाम को ये रेड खत्म हो गई है। बताया ये जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि बड़ी संख्या में नकदी और जो जेवरात हैं वो बरामद किए गए हैं, आईटी विभाग ने किए हैं। और इसके अलावा बड़ी बात आपको बता दें कि आघोषित जो संपत्ति, नकदी, ये सारी चीजें मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपए सरेंडर किए गए हैं जी। एचएमए ग्रुप के कई ठिकानों पर एक साथ लगातार कार्रवाई चल रही थी और ये कार्रवाई लगभग कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर तो पूरी हो गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया ये जा रहा है कि कई सबूत आईटी विभाग के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं और इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि आईटी के बाद अभी एचएमए ग्रुप एंड ब्रदर की जो मुश्किलें हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि ईडी की रडार पर भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल राशिद, और ईडी की रडार पे भी आ सकते हैं। चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। तो पूरा मामला कौन सी दिशा में आगे बढ़ता हुआ? गिरफ्तारियां भी संभव हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्टिंग में सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक जो पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा था, इनके छोटे भाई जो कामिल कुरैशी हैं उनकी व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बात चल रही थी किसी व्यक्ति से पाकिस्तान से, और इसके अलावा 400 लगभग बैंक खाते हैं जिनको तलाशा जा रहा है। अनुमान है आईटी विभाग का मिली जानकारी के मुताबिक कि इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब टर्नओवर किए गए हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो इनके यहाँ एम्प्लॉइज हैं, काम करने वाले, उनके भी खातों को तलाशा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये लोग दीगर अकाउंटों में मतलब किसी भी जरिए ट्रांजैक्शन किया करते थे। और तीसरी बात ये है कि जो आईटी की रेड है वो अभी फिलहाल मतलब जो इनके ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी थी वहां से आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं वो चले गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने साथ ले गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर आगे ये कार्रवाई, चूंकि ये सारा मामला गोपनीय है एक तरीके से, जो भी जानकारियां आ रही हैं वो आईटी सूत्र या अन्य सूत्रों के द्वारा आ रही हैं। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ईडी की एंट्री होती है या पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर जो खुफिया विभाग है हमारे, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी एंट्री शुरू होती है या फिर ये मामला यहीं थम जाएगा। ठीक है राशिद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि राशिद ने भी तमाम जानकारियों को सामने हमारे रखा कि ग्रुप ने काफी लंबा चौड़ा घोटाला किया था और उसके बाद 90 घंटे के बाद आईटी की रेड खत्म हुई। रेड के सामने आए हैं चौंकाने वाले खुलासे और देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे किस दिशा में ये पूरा मामला बढ़ता हुआ और किस दिशा में कार्रवाई होती हुई।
इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।